डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2। इससे पहले सेट नंबर 1 आपका करा दिया था। सेट नंबर 2 आप देख रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए, आपका हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन बताऊंगा। पहला भी सेट आपका हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में बता दिया गया। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। अपनी कॉपी किताब निकाल के रखना, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो स्टेटमेंट को लिख लेना, क्योंकि बाद में आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पूछा गया, इकोनॉमिक्स is the study of man and the context of ordinary business of life. दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो यहाँ पर ये किस अर्थशास्त्री का है, किस इकोनॉमिक्स का है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड मार्शल। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? वाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज या राइजेस? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? संसाधनों की दुर्लभता की वजह से। यानी कि आपका सिंपल सा है, इसका हो जाएगा स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? तो इसमें से आपको एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं बताना है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटिकल डाटा। तो कौन सी वो डाटा है? भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। कई लोग, यहाँ पे देखिए आंकड़े दिए गए हैं और यहाँ पे कोई आंकड़ा नहीं है, तो ये सांख्यिकीय डाटा नहीं है। ठीक है, स्टैटिक्स डाटा नहीं है। इसके बाद में आते हैं, शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? यानी कि द वर्ल्ड स्टैटिक्स इज डिवाइड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? तो आंसर हो जाएगा आपका स्टेटस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में डैश सभी समस्याओं की जड़ है, यानी कि द रूट ऑफ द ऑल प्रॉब्लम्स इज। तो ये है आपका अभाव। अभाव यानी कि आपका हो जाएगा लैकनेस, या आपको बोल सकते हो कमी। ठीक है ना, तो अभाव जो है आप। इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है, यानी कि आपको बताना है कि कौन है एग्जाम्पल एक वेरिएबल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय आय जो है ये एक वेरिएबल का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक खास कीमत की कलम जो है वो वेरिएबल नहीं है, उसकी कीमत कुछ खास है। एक खास लैपटॉप की कीमत भी एक फिक्स होती है, और एक बेंच की लंबाई फिक्स होगी, लेकिन राष्ट्रीय आय जो है ये बढ़ती घटती रहती है, इसलिए है आपका नेशनल इनकम इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सैंपल सर्वे? तो यहाँ पर जो है इसका लाभ क्या हो जाएगा? कम खर्च होगा, कम इसमें समय लगेगा, और कम प्रगणक की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी लेस एमुनरेटर रिक्वायर्ड होंगे जो इसको काउंट करेंगे। तो इनमें से सभी आ जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स नेशनल लेवल सर्वे ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशू? तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श एवं सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में है आपका, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? यानी विच टाइप ऑफ स्टैटिकल डाटा इज कलेक्टेड इन द सेंसस ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका जन्म मृत्यु दर भी चाहिए, यानी कि आपका जो बर्थ एंड डेथ रेट भी चाहिए, उसके अलावा जो है लिटरेसी रेट भी चाहिए, और साइज भी चाहिए। ठीक है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जाता है? तो यहाँ पे कौन सी विधि जो है इसमें आपको उत्तरदाता को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? विच टाइप ऑफ जो है पूछा गया आपसे, इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग मेथड आर रिस्पोंडेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड? रिस्पोंडेंट जो होता है उत्तरदाता, वो इन्फ्लुएंस होगा। तो आंसर हो जाएगा वो टेलीफोन सर्वेक्षण में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, टेलीफोन सर्वे। इसके बाद में वर्ग सीमा जो दे रखी है आपको, 60 से 80 का मध्य बिंदु आपको बताना है। 60 प्लस 80 कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, 140। 140/2 अभी मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था। 140/2 करिए, 70 आंकड़ा आएगा, तो 70 जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास रेंज 60 to 80। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है, तब उस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो हम जब आंकड़ों को, यानी कि when data is classified according to time, then it is this classification is called as, तो ये कहलाता है आपका कालानुक्रम। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये आपका टाइम सीरीज ये जो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे मैं कर दूँ टाइम सीरीज। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इनटू हाउ मैनी सेक्शंस द वेरिएबल्स आर डिवाइडेड? तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपका 2 भागों में। ठीक है, चर को जो है आपको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके बाद में है आपका, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं? इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा फॉर ए
यहाँ पर जो है सम्मिलित है, यानी कि इंक्लूडेड वेरिएबल, किसी वर्ग में सम्मिलित मद भी वेरिएबल ही होते हैं आपके। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ, जो है आपको पूछा गया वर्ग, द नंबर ऑफ सम्मिलित मदों की संख्या। तो इसको अगर हम, सम्मिलित मद हो गया आपके क्लास, ठीक है, आवर्ती कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका विविध चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण खालिस्तान कहलाता है, विविक्त चरों के लिए। तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल्स के क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बारंबारता सारणी, यानी कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में जिसको हम शॉर्ट में CF बोलते हैं। इसके बाद में 16 नंबर है, अंक गणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो अर्थमेटिक डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज, तो ये जाना जाता है काल श्रेणी आलेख के नाम से, टाइम सीरीज ग्राफ बोल सकते हो या डायग्राम बोल सकते हो। इसके बाद में है नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है। तो किससे होता है ये बारंबारता जो बनती है, वो हिस्टोग्राम से बनती है, यानी आयत चित्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हिस्टोग्राम, ठीक है। यानी कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये होता है आपका ड्राइव होता है आयत चित्र से, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है, यानी कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन ए गुड टेबल। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें सारणी संख्या, शीर्षक एवं उपशीर्षक और शीर्षक सभी होते हैं। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद में क्या है कि इसमें टेबल नंबर भी होगा, इसमें टाइटल भी होगा, सब टाइटल भी होगा और टॉप हेडिंग भी होगी। इसके बाद में आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। यहाँ पे मतलब सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है। विच मेथड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन वुड बी अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डाटा एंड मेक इट मोर कॉन्क्रीट एंड प्रस्तुतिकरण करना है ना हमें, तो इसको हमें प्रेजेंटेबल, तो हम बोल सकते हैं इजिली अंडरस्टेबल एंड प्रेजेंटेबल। तो ये कौन सा होगा हमारा आंसर, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर आरेखी। आरेखी मतलब होता है आपका, जो इसको हम बोलते हैं एक तरह से डायग्राम बनाना, आरेख खींचना। तो डायग्रामिकल जो डाटा होगा ये सबसे बेस्ट होगा। इसके बाद में है आपका आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत खालिस्तान आता है। तो इसके अंदर आता है हमारा बारंबारता बहुभुज, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है आपसे, ज्योमेट्रिकल डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कम्स अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके बाद में है मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपसे पूछा गया है मसलिन इज़ ए वैरायटी ऑफ फैब्रिक, तो ये किसका है, तो आंसर हो जाएगा अपना सूती वस्त्र का। तो सी ऑप्शन जो है आपका कॉटन क्लॉथ। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है धन निष्कासन से सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो हु प्रोपाउंडेड द मनी लॉन्ड्रिंग थ्योरी, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका निर्यात अतिरेक से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है। निर्यात अतिरेक के बारे में आप 12वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाई एक्सपोर्ट रिडेंसी भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, ये जो है निर्यात अतिरेक कहलाता है। यानी कि सिंपल सा है, मोर एक्सपोर्ट देन द इम्पोर्ट। इसके बाद में है आपका औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी। औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर बताना है। तो यहाँ पर जो है व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन कॉलोनिकल इंडिया, तो ये थी आपकी 16% से अधिक, ठीक है, मोर देन 16%। इसके बाद में है आपका भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी। तो किन दो स्थानों के बीच चली थी, बम्बई और थाने के बीच चली थी। तो बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। यहाँ जो पूछा गया आपसे द बेसिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा निजी लाभ, ठीक है। पूंजीवादी में, पूंजीवादी यानी कि निजी के लिए होता है और पूंजीवादी में निजी चीज़ें आती हैं, तो निजी लाभ यानी कि पर्सनल जो है बेनिफिट्स आ जाएगा इसमें। 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी। तो इसकी समृद्धि दर थी 8% वार्षिक, 8% पर एनम। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैं बता देता हूँ इसको कि व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिटवीन 1950 AD टू 1991 AD।
इसके बाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द सेम कमोडिटी इज प्रोड्यूस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे सही हैं। इसमें बाजार में जिसकी मांग होती है, जिसमें उत्पादन में लाभ होता है, और विदेशों में जिसकी मांग हो, तो इनमें से सभी जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 29 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की पंचवर्षीय यानी फ्रॉम विच कंट्री वाज कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान हैज़ बीन टेकन। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आ जाएगा रूस से, रशिया से। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो कितने समय में करना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्लानिंग गोल टू बी अचीव्ड विद इन, तो विद इन 20 ईयर्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुई थी तो उसके बाद हमारी जो जो योजना प्रारंभ हुई थी वो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 ईयर प्लान चालू हुआ था। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है। तो जीडीपी की गणना जब प्रोडक्शन ऑफ विच सेक्टर वुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, तो आंसर हो जाएगा कृषि भी, उद्योग भी, पर्यटन भी। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। इसके बाद में भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे कि द पीरियड ऑफ सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी, तो ये हो जाएगा आपका 1970 टू 1980, ठीक है। तो ये वाला आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिए, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे सीधा सीधा कि इनटू हाउ मेनी क्लासेस वर द इंडस्ट्रीज डिवाइडेड इन द प्रपोजल ऑफ द इंडस्ट्री पॉलिसी 1956। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 3 भागों में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका विदेशी ऋण क्या है। तो विदेशी ऋण क्या है, तो व्हाट इज़ फॉरेन डेबिट। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा फॉरेन डेबिट है विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण जो होता है वो विदेशी ऋण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द हम लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं जो भी है वहाँ से लिया गया, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और आपके जितने भी मैंने आपका इससे पहले जो फर्स्ट सेट करवा दिया था उसको भी देख लेना। आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पेपर आप लोग जो जो भेज रहे हैं उनके हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं, जो पेपर नहीं आ पाते हैं उनके हम सॉल्यूशंस नहीं दे रहे हैं, और पेपर जो ख़राब आते हैं उसके भी सॉल्यूशंस नहीं दे रहे हैं। तो आप जब भी सॉल्यूशन के लिए पेपर भेजते हैं तो पेपर आपका बोर्ड का होना चाहिए, और साफ़ करके बिल्कुल आप साफ़ फ़ोटो खींच के दिन की रोशनी में आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के नीचे, आप देख पा रहे होंगे। तो आप उसके स्क्रीन के हिसाब से आप जो है पेपर को भेज सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ पे है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को आईएमएफ से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को अच्छे अच्छे जो है एग्ज़ाम में बच्चे ने गलत किया था, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा $7 मिलियन। इसके बाद में है आपका नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया। तो इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हाउ मैनी इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड द लाइसेंस। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा इसमें 8, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ किस प्रकार की कंपनी है। तो एच सी एल का नाम आप जानते हैं, ये आईटी कंपनी है। तो व्हाट टाइप ऑफ कंपनी ऑफ इज़ एच सी एल टेक्नोलॉजीज़, तो ये कैसी कंपनी है, तो ये एक आईटी कंपनी है, ठीक है। ये कंप्यूटर्स वगैरह में डील करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका 39 नंबर, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है बाह्य प्रापण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट जो बोलते हैं हम इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश में एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट, और जो है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेगुलर सर्विसेज बाय कंपनी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज इज नोन एज एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट। और अंतिम प्रश्न जो है, भारत में एलपीजी नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है। तो ए सेक्टर दैट इज़ नॉट बेनिफिटेड बाय एलपीजी पॉलिसी इन इंडिया इज़, तो वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका वित्त, ठीक है ना। तो वित्त जो है यानी कि आपका फाइनेंस।
तो ये है आपका 40 प्रश्नों का सही उत्तर, और आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करिए। 2 सेट आपके डाल दिए गए हैं, इनको ज़रूर चेक करिए। पीडीएफ जो जितने भी चाहिए सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बहुत सारे आपके लिए सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं, आप उनको देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रहा है, इसको ज़रूर चेक करें।